अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज एट 6 और मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। इस खास प्रोग्राम में 6 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे आज की 6 बड़ी खबरें, उसके बाद उनकी तफसील की ओर चलेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टर तनाज़े पर आज बरेली के अंदर कुछ नए अहकाम जारी किए गए हैं। क्या कुछ है आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे लह तशद्दुद पर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है, किस मामले पर और क्या कुछ मजीद कार्रवाई आपको बताएंगे। इसके अलावा कश्मीर के लोगों को मुजरिम समझा जा रहा है, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया, किस मामले के तहत उन्होंने ये चीजें कही हैं आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात की तैयारियां तेज हैं और सियासी पंडितों के अलावा अब जो सियासी लीडरान हैं वहां पर भी हलचल तेज हो गई है। क्या कुछ रहा है आपको बताएंगे। इसके अलावा मुल्क की सलामती को लेकर चौकस रहने की जरूरत है, आरएसएस के जो सदर हैं मोहन भागवत, उनकी जानिब से बयान दिया गया है। क्या कुछ मजीद है आपको बताएंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली का इम्कान है और कहां पर क्या रहने वाला है, कब तक मौसम में तब्दीली आएगी, ये सारी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बरेली की ओर चलेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टर तनाज़े के हवाले से, जहां पर अब बरेली के अंदर इंटरनेट खिदमात को 48 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से आ रही है, जहां पर आइला मोहम्मद पोस्टर तनाज़े के हवाले से जो एहतजाज उठा था, जहां पर कशीदगी बढ़ी थी, अब वहां पर हालात को काबू करने के लिए इंटरनेट खिदमात को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। जुमा नमाज की जो पेश नज़र है इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया गया है। हुक्मनामे के अंदर यह कहा गया है क्योंकि आइंदा कल जुमा होने वाला है और इस हवाले से ही यह फैसला लिया गया है और 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक फिलहाल इंटरनेट को बंद रखने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बरेली जिले में बढ़ती हुई फिरकावाराना कशीदगी के पेश नज़र 48 घंटे के लिए इंटरनेट खिदमत मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। यह कशीदगी मुतनाज़ आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टर के मामले के बाद पैदा हुई। होम मिनिस्ट्री की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सर्विसेज आज दोपहर 3 बजे से 4 अक्टूबर से दोपहर तक बंद रहने के हवाले से इस तरीके से जानकारी मिली है। लेकिन इस बीच हमारे साथ बरेली से बराह रास्त गुलिस्तान के खुसूसी नुमाइंदा कुणाल गोस्वामी जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कुणाल साहब बताइएगा, जिस तरीके से पहले जो बरेली के अंदर एहतजाज भी बड़ा उठा, एहतजाज कशीदगी में तब्दील हो गया और अब नतीजा यह कि हालात को बेहतर बनाने के लिए उन्हें फिर से काबू करने के लिए इंटरनेट खिदमत को मुअत्तल कर दिया गया। तो क्या कुछ इस वक्त की हालात हैं बरेली के अंदर। देखिए, हालातों को देखते हुए संजीदगी साफ देखी जा रही है। यही कारण है कि पिछले जुमे को जो आइला मोहम्मद नाम की मुहिम के तहत जो रैली निकाली गई थी इस्लामिक स्कॉलर तौकीर रजा के नेतृत्व में, उसके बाद भारी बवाल हुआ सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से। कहा गया कि आपने गैदरिंग की परमिशन ली थी लेकिन जुलूस निकालने की परमिशन नहीं ली थी, लिहाजा भीड़ पर लाठियां भांची गई और अब तक कुल 80 से ज्यादा ऑफिशियल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अनऑफिशियल आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए, जबकि ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट वो इतने ज्यादा हैं जिसकी गिनती नहीं हो सकती। उसके बाद हमने देखा था कि सैटरडे संडे से लेकर मंडे तक, यानी कि शनिवार रात को इंटरनेट पर पाबंदी लगानी शुरू की गई और वो सोमवार की रात 12:30 बजे तक ऑफिशियली जारी हुई, लेकिन लोगों की मोबाइल की इंटरनेट व्यवस्था उन तक पहुंचते पहुंचते रात का 3:30 बज गया। उसके बाद हमने योगी सरकार की तरफ से एक्शन देखा, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। तौकीर रजा के जो साले लगते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में 3 लोगों का नाम निकलकर सामने आया जिसने इस पूरी भीड़ को उकसाया प्रोटेस्ट करने के लिए। उसमें पहला नाम तौकीर रजा था, फिर उसके बाद उनके साले नदीम और उसका तीसरा नाम था इदरीस का। नदीम की 2 प्रॉपर्टीज को तोड़ा गया। बुलडोजर कार्रवाई हमने नजर देखी थी, पूरी मीडिया ने देखी किस तरह से उस पर बुलडोजर चला था। जबकि तौकीर रजा के 2 होटल और एक जो बैंक्वेट जो रेस्टोरेंट है उसको भी सीज किया गया है। अब ये कहा जा रहा था कि शायद आज नॉर्मेलिटी देखी जाए और बाबा के बुलडोजर यानी कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बुलडोजर कार्रवाई है उस पर होल्ड कर दिया जाए, उसे रोक दिया जाए। तो कुणाल, अब ये भी बताइएगा, अब ये जो इंटरनेट खिदमत को बंद कर दिया गया है, इस पर भी आप बताइएगा कि इसके बाद क्या ये सिचुएशन थम सकती है, क्या अमन फिर से वहां पे नाफिजुल अमल हो सकता है इस कदम से।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं वही चीज पर आ रहा था, क्योंकि आज कहा जा रहा था कि शायद बुलडोजर कार्रवाई अब समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद ये पता चला दोपहर में सूत्रों के हवाले से कि बुलडोजर बरेली से बाहर नहीं गए, बुलडोजर को अभी और इस्तेमाल किया जाएगा। और बुलडोजर कार्रवाई है तो लिहाजा ऐसे मैसेज स्प्रेड ना हो, लिहाजा आज दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 अक्टूबर दोपहर 3:30 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा, मोबाइल इंटरनेट, डाटा सेवा सब बंद कर दी गई है। बल्क मैसेजेस रोक दिए गए हैं। जो जनरल सेक्रेटरी मुख्य सचिव हैं गौरव दयाल, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल गोस्वामी, जारी कर दिए जानकारी गए। दे रहे थे हमें बरेली से। इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर, और क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरीके से इंतजामिया की जानिब से फैसले लिए गए, उस पर हमारे साथ बात करें। लेकिन बात लेह लद्दाख के हवाले से भी करेंगे। लेह तशद्दुद पर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। आपको बता दें, जहां पर 4 शहरियों की हिलाकत पर तहकीकात शुरू की गई, इस हवाले से भी इतलात मिली है। और SDM नोबरा मिकल वोनीवाल इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं और 18 अक्टूबर तक बयानात कलम बंद करने की हिदायत दी गई है इस हुक्मनामे के तहत। आपको बता दें, जहां पर लेह में 24 सितंबर के तशद्दुद के वाकयात की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है, जिसमें 4 अफराद हिलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। इंक्वायरी 4 हफ्तों के अंदर मुकम्मल की जाएगी, इस हवाले से हुक्मनामा जारी किया गया। और जिला लेह के डिप्टी कमिश्नर ने सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट नोबरा मकोल बैनीवाल को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया है। गुज़श्ता माह सिक्योरिटी फोर्सेस ने लेह शहर में फायरिंग की थी, जब एपेक्स बॉडी लेह ने लद्दाख के लिए रियासती हैसियत और आइन के 6ठे शेड्यूल के तहत तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हड़ताल की थी। इंक्वायरी कमेटी का मकसद तशद्दुद के इस संगीन कानून और इंतजामी वाक़े के हक़ाइक़, पुलिस कार्रवाई और 4 अफराद की हिलाकत के हालात जाँचना है। हिलाक होने वालों में झगमुत, दोरजे, खारनाक, रिंचन, डुडवल, हानू, स्टेंजन, नामग्याल, एगू और तेवसांग तारचिन सिकर पोजन शामिल हैं। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ने आवाम से इस हवाले से यह अपील भी की है कि अगर किसी के पास मालूमात हैं जो इंक्वायरी में मदद दे सकते हैं, तो इस हवाले से वो एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, और जो साबित हो सकते हैं तो वो 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के दौरान दफ्तर के औकात में डिप्टी कमिश्नर के कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर मालूमात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम मुतालिका अफराद से इस हवाले से दरख्वास्त की गई है कि वो ताउन करें, और ताकि शफाफ और मुनसिफाना इंक्वायरी यकीनी बनाई जा सके। तो अब खास करके बात करें तो 18 अक्टूबर तक ये वक्फा दिया गया है कि जब तमाम जो वहाँ पे दस्तावेजात हैं या जो कुछ भी इंक्वायरी के अंदर देखा जाता है, 18 तक वो कलम बंद किया जाएगा। और उसी चीज़ के हवाले से अब जो मुतालबा किया जा रहा था स्टूडेंट यूनियंस की तरफ से या जो मुतासरा लोग हैं उनके लवाहिकीन की तरफ से, तो अब उस पर वहाँ पे अब इस तरीके से होगा। लेकिन इस हुक्मनामे के बाद लद्दाख के अंदर क्या कुछ चर्चा हो रही है, वहाँ पे इस पर क्या रद्द अमल दिया गया है, सीधा लद्दाख का अपने लेह नुमाइंदे मोहम्मद इसाक के पास चलेंगे। इसाक, बताइएगा, जब ये जो जिस तरीके से मुतालबा किया जा रहा था, काफ़ी सारे लोगों ने मुतालबा किया था कि जो इंक्वायरी है वो होनी चाहिए थी, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, और अब बाकायदा इस तरीके का हुक्मनामा भी आया है, तो ऐसे हुक्मनामे के बाद क्या लद्दाख के अंदर कोई रद्दोबदल देखने को मिला? जी, ये जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की आज ऑर्डर जारी किया है जी डिप्टी कमिश्नर लेह के द्वारा, जी, और इसके बाद जो है एक कमेटी बिठा दी गई है, और उस इंक्वायरी में नोटिस में कहा गया है कि अगर किसी को भी किसी की तरह की 24 तारीख के इंसिडेंट्स के हवाले से एविडेंस हैं तो वो पेश करने को कहा है। तो इससे कहीं ना कहीं मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तो होगा, और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का किस तरह की रिपोर्ट आता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो लद्दाख के लीडर्स हैं, एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लगातार जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट जो रिटायर्ड जजेस के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। उसके ऊपर किस तरह के डिसीजन आने वाले समय में गवर्नमेंट लेता है, ये देखने वाली बात अहम होगी। फिलहाल लद्दाख के अंदर माहौल अभी फिलहाल शांत है, और आज 2 अक्टूबर था। 2 अक्टूबर को लेह एपेक्स बॉडी और जो है लद्दाख गोनपा एसोसिएशन के द्वारा एक प्रेयर सेरेमनी भी रखा गया था जो विक्टिम्स को लेके, और उस प्रेयर सेरेमनी के बाद एक बार फिर जो है सिरिंग दोरजे लागलू, जो कि को चेयरमैन है एपेक्स बॉडी लेह के, उनके जरिए बयान देते हुए कहा कि एक जुडिशियल इंक्वायरी की मांग वो लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ से पहले मांग ये थी कि लद्दाख और लेह के अंदर जो कशीदा हालात बने उस पर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो, लेकिन अब मोहम्मद इसाक ये जानकारी दे रहे थे कि अब लोगों का मुतालबा है कि इस पर जुडिशियल इंक्वायरी भी
होनी चाहिए, इसका भी मुतालबा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। दिग्विजय सिंह ने इस हवाले से आपको बताएंगे, जो दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनकी जानिब से एनसी की क़यादत जो है उनके साथ मुलाकात वो करेंगे। सीटों की तकसीम पर बातचीत होने के हवाले से बात होगी और ज़िमनी असेंबली इंतखाबात अगर हम बात करें नगरोटा और बडगाम की, तो इस पर भी हलचल तेज देखने को मिल रही है। आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर में होने वाले आइंदा राज्यसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। इस हवाले से कांग्रेस हाईकमान ने सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से बातचीत करके सीटों की तकसीम का फैसला करें। और अंदरूनी ज़राए से इतलात यह है कि दिग्विजय सिंह जल्द ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान वो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा के साथ करीबी राब्ते में रह सकते हैं, ताकि इत्तिहाद के अंदर तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी जा सके। सियासी तजज़ियाकारों के मुताबिक एनसी और कांग्रेस के इत्तेहाद के पास इस वक्त 53 अराकीन असेंबली हैं, जबकि बीजेपी के पास 28 और दीगर अपोजिशन जमातों जिनमें पीडीपी, पीसी, आम आदमी पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं के पास सिर्फ 7 अराकीन हैं। इसलिए इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि एनसी कांग्रेस इत्तेहाद आसानी से 3 राज्यसभा नशिस्तें जीत सकता है, जबकि 1 सीट बीजेपी के हिस्से में जा सकती है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात 24 अक्टूबर 2025 को मुनाकिद होने जा रहे हैं और इससे कबल सीट शेयरिंग पर दिग्विजय सिंह की एनसी क़यादत से बातचीत का फैसला कुन साबित हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे और आपको एक और खबर इस हवाले से बताएंगे, जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उस हवाले से भी आपको बता दें। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आपको बता दें, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार के इंतखाब के आखिरी मराहिल में है, जो कि नवंबर में बिहार असेंबली इंतखाबात के साथ मुनाकिद होने का इम्कान है। पार्टी रहनुमा इस अहम हल्के के लिए एक मजबूत दावेदार को यकीनी बनाने के लिए मुतादिद ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। इतला यह है कि चीफ मिनिस्टर और सीनियर एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला ने इस हवाले से कहा है कि पार्टी इंतखाबात के अमल पर एहतियात से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। फिलहाल जहन में एक उम्मीदवार है, लेकिन हतमी फैसला सीनियर लीडरों और स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत के बाद किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि बडगाम हल्का नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए तारीखी तौर पर अहम रहा है, जिससे उम्मीदवार का इंतखाब खासा अहमियत का हामिल है। पार्टी के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि इंतखाब तजुर्बे के तवाज़ुन, मकामी राब्ते और अवामी अपील पर तवज्जो मरकूज करेगा, जिसका मकसद खित्ते में पार्टी की पोजीशन को मजबूत बनाना है। और तवक्को यह की गई है कि नताइज से मुस्तकबिल के इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर में वसी तर सियासी रुझानात के बारे में बसीरत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी की तरजीह एक ऐसे उम्मीदवार को नामजद करना है जो इस हल्के की मौसर तरीके से नुमाइंदगी कर सके और बडगाम के बाशिंदों की ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो अब ज़िमनी इंतखाबात जो बिहार असेंबली इंतखाबात के साथ कराए जाने के हवाले से फैसला मुतवक्का है और इसी सिलसिले में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सरगर्म देखने को मिल रही है। नजर आगे बढ़ेंगे तो बात पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी आपको बता दें, जहां पर गांधी जयंती के मौका पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने एक वक्त कहा था कि उन्हें कश्मीर से उम्मीद की किरण नजर आ रही है, लेकिन आज कश्मीर और कश्मीरी आवाम को मुजरिम समझा जा रहा है। उन्होंने मरहूम सईद अली शाह गिलानी के मकान को मुंसलिक करने के फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और कहा कि गिलानी इस दुनिया से जा चुके इस मकान में उनकी 80 साला बेवा रिहाइश पजीर थी, जिसे सील कर दिया गया या मुंसलिक कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हाल ही में बीजेपी ने मां के नाम पर पूरे बिहार को बंद कर दिया, लेकिन कश्मीर में एक 80 साला बेवा के मकान को किस तरह से जब्त कर लिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी आवाम को रोजगार फराहम करने और महंगाई कम करने के बजाय सिर्फ हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रही है। अब क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। आज गांधी जयंती है, आज 2 अक्टूबर है। ये उसी गांधी जी का दिन है जिन्होंने कहा था मुझे कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आई, तब जब पूरा बरसगीर जल रहा था। आज उसी कश्मीर को मुजरिम की नज़र से देखा जाता है। यहाँ का इंसान उसको मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के मकानों को मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के कारोबारों को मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है। इसको लेके कि ये
एंटी नेशनल है। यहाँ मकान जिसमें जान नहीं होती है उसको भी एंटी नेशनल समझ के उसको अटैच किया जाता है या बारूद से उड़ाया जाता है। तो आज मतलब ये अफसोस की बात है, गिलानी साहब का मकान, जो गिलानी साहब इस दुनिया से चले गए, वहाँ उनकी 80 साल की बेवा रहती है। मैं कहती हूँ इंसानियत भी कोई चीज़ है। अभी हाल ही में आपने बीजेपी वालों ने पूरा बिहार बंद किया माँ के नाम पे, कि उन्होंने कहा कि माँ के नाम पे किसी ने कोई गलत बयानी की, इसलिए पूरा बिहार बंद कर दिया। आज यहाँ एक बेवा है, एक माँ है जो 80 साल की है, एक मकान में रहती है, आपने उस मकान को भी नहीं छोड़ा। गिलानी साहब के साथ आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे आरएसएस के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी हमें कबूल नहीं है, इसी तरह गिलानी साहब की आइडियोलॉजी कबूल नहीं हो सकती है। मगर उसके मकान को भी आपने मुजरिम बना दिया, उसको अटैच किया, आपने जमात इस्लामी की स्कूल अटैच किए। आप नजरी वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो बात आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के हवाले से भी करेंगे। उन्होंने आज एक पहलगाम हमले के हवाले से बयान दिया है। मुल्क की सलामती को लेकर चौकस रहने की जरूरत है। पहलगाम हमले का भरपूर जवाब दिया गया, ये भी मोहन भागवत ने आज कहा। पहलगाम हमले के बाद दोस्त और दुश्मन का भी पता चला। आपको बता दें, जहां पर आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने पर आरएसएस की जानिब से मुल्क भर की कई रियासतों में तकारीब का एहतमाम किया गया। नागपुर की तकरीब से खिताब के दौरान आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मुख्तलिफ ममालिक के मौकफ से भारत के साथ उनकी दोस्ती की नौयत और हद का पता चलता है। भागवत ने ये रिमार्क्स आरएसएस की सालाना विजयदशमी रैली में कहे। करीब से खिताब करते हुए भागवत ने कहा कि जब हम दूसरे ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखते हैं और बरकरार रखेंगे, जब हमारी सलामती की बात आती है तो हमें ज्यादा मोहतात, चौकस और मजबूत रहने की जरूरत है। पहलगाम हमले के बाद मुख्तलिफ ममालिक के रवैयों से भी पता चला कि हमारे दोस्त कौन हैं और किस हद तक हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने सरहद पार करके जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मजहबी पहचान करने के बाद 26 हिंदुस्तानियों को हिलाक किया, जिसके बाद मुल्क की तरफ से मुनासिब जवाब भी दिया गया। आरएसएस के सरबराह ने कहा कि इससे मुल्क में शदीद दर्द और गम और गुस्सा पाया जाता है। हमारी हुकूमत पूरी तरह तैयार थी और इसका भरपूर जवाब दिया गया। इसके बाद क़यादत का अज़्म, हमारी मसले अफवाज की बहादुरी और मुआशरे का इत्तेहाद वाज़ेह तौर पर नजर आए। ये आज उन्होंने अपने बयान में नागपुर के अंदर कहा है। जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। देश के अंदर भी अशांति फैलाने वाले असंवैधानिक उग्रवादी या संविधान विरोधी कहिए उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई भी हुई। और उनके अनुभव से, उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। लेकिन उनका नियंत्रण तो हो जाएगा, परंतु अब ये उस क्षेत्र में एक बड़ी जो बाधा थी वो दूर होने के बाद उस क्षेत्र में न्याय की स्थापना हो,
विकास वहां तक पहुंचे, सद्भावना, संवेदना और सामरस्य वहां स्थापित हो, इसके लिए समाज की भी और शासन प्रशासन की भी योजनाएं चलनी पड़ेगी, क्योंकि इनका अभाव ही ऐसे उग्रवादी ताकतों के पनपने का कारण बनता है। पर आगे बढ़ जाएंगे, बात जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली का इम्कान है। 4 ता 7 अक्टूबर के दरमियान बारिशें मुतवक्का है। इस हवाले से महकमे मौसमियात की जानिब से जानकारी दी गई है। बालाई इलाकों में हल्की से दरमियानी बर्फबारी भी हो सकती है। इस हवाले से भी इतलात मिल रही है और महकमे मौसमियात ने इस हवाले से एडवाइजरी भी जारी की है। आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर में 5 से 7 अक्टूबर के दरमियानी वक्फे के दौरान बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी इस हवाले से जारी की और बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान बताया गया है, जिससे ट्रांसपोर्ट मुतासिर होने का खदशा है। कश्मीर और जम्मू दोनों सूबों में तेज आंधी, गरज चमक और ज़ालाबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। इस हवाले से भी इस हुक्मनामे के अंदर कहा गया, या इस एडवाइजरी के अंदर कहा गया है, किसानों को ज़री सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत दी गई है। दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंदियों तक पहुंचने का अंदेशा है, यानी सतह आब में इजाफा हो सकता है। इस हवाले से भी लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वो मोहतात रहें। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जम्मू में दशहरा त्यौहार के हवाले से भी करेंगे। जम्मू में दशहरा त्यौहार की तैयारियां मुकम्मल होने के बाद अब दशहरा बाकायदा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और अब इतलात ये भी रही हैं कि अब जो है रावण कुंभकर्ण जो है इस वक्त कर दिया गया है। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर ये जम्मू परेड ग्राउंड की कुछ तस्वीरें हैं। ये सबसे पहले शुरू जब हुआ, ये रावण कुंभकर्ण की जो पुतले थे उन्हें बनाया गया और उसके बाद उन्हें जलाया भी गया। आपको बता दें, जम्मू में दशहरा त्यौहार के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल हो चुकी और अब लगभग तैयारियां भी मुकम्मल होने के बाद शहर का मरकजी प्रोग्राम जम्मू के तारीखी परेड ग्राउंड में मुनाकिद हुआ, जहां रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले जलाए गए, जिन्हें अभी कुछ आपको बता दें परेड ग्राउंड में अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए गए। इंतजामिया ने ग्राउंड के अंदर रेलिंग लगा दी थी ताकि लोग पुतला दहन के दौरान करीब न जा सकें और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। ताहम सुबह सुबह जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से डेंगू और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए फॉगिंग भी की गई थी, ताकि जब बड़ी तादाद में लोग जमा हों तो मच्छरों की कोई वबा या ख़तरा ना पड़े। क्या नाम है आपका? सुहानी खजूरी। हर साल आते हो पुतले देखने के लिए? नहीं, आज ही आई हूँ। आज ही आए हो। कैसे लगे आपको ये पुतले? बहुत अच्छे। शाम को दशहरा है, रावण दहन है, आओगे? नहीं, अभी चले जाओ। अभी चले जाओगे। क्या कहना चाहोगे, पुतले देख के कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। हैप्पी दशहरा। थैंक यू। 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, आज गांधी जयंती भी है, लेकिन रावण का दहन आज किया जाएगा शाम को। और झांकी शाम को दशहरा होगा, लेकिन उससे पहले पुतले लगा दिए गए हैं और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, अच्छा होता है। ये तो रावण जी है। तो नजरी प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। आप यूं देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अपने मेजबान इदरीस फलाही को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।